है तो मेरी रिकॉर्डिंग भी मिल रही होगी। शॉर्ट कमिंग ऑफ और एटॉमिक मॉडल, शॉर्ट कमिंग ऑफ और एटॉमिक मॉडल। देखो क्या क्या इसकी शॉर्ट कमिंग है। फर्स्ट, ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है इससे केवल उन्हीं एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए जिनके वन इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया। लिथियम प्लस प्लस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, 1 रह गए। यानी जिनके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही है, हाइड्रोजन 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस में भी 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस प्लस में भी 1 इलेक्ट्रॉन। यानी एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल केवल उन्हीं एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में सक्सेस रहा जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन। अदर एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में ये सक्सेस नहीं रहा। ये इसकी शॉर्ट कमिंग है। फर्स्ट तो नोट करो, बोर थ्योरी, नोट करो, बोर थ्योरी could explain the atoms like hydrogen, comma helium plus and lithium plus plus and lithium plus plus containing a single स्टूडेंट्स को मैं एडमिट करता हूँ। containing a single electron only, containing a single electron only, four atoms having more atomic number, 4 atoms having more atomic number, this theory was found inadequate. This theory was found inadequate. ये इसकी फर्स्ट शॉर्ट कमिंग थी। अब सेकेंड शॉर्ट कमिंग, बोर एटॉमिक मॉडल में बोर ने न्यूक्लियस को रेस्ट में माना। ये न्यूक्लियस है, इसको रेस्ट में माना। कोई भी बॉडी रेस्ट में कब होती है जिसका मास इंफिनिटी हो, उसका मास इंफिनिटी, बहुत ज्यादा मास होता है, कोई रेस्ट में रह सकता है। बट न्यूक्लियस का मास तो बहुत कम होता है, तो ये भी एक तरह से इसकी शॉर्ट कमिंग है। उसने इसको रेस्ट में क्यों माना? एक लाइट बॉडी रेस्ट में नहीं रह सकती, तो ये भी इसकी एक शॉर्ट कमिंग है। थर्ड शॉर्ट कमिंग अभी बता देता हूँ। इसने अपने डेरिवेशन में इलेक्ट्रॉन का जो पाथ माना और सर्कुलर माना। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, बट प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, थोड़ा सा इस तरह से।
बोर ने अपने पोस्टुलेट में इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर अज्यूम किया, बट इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल होगा। तो ये भी इसकी एक शॉर्ट कमिंग है। तो सेकंड लिखो, इन दिस थ्योरी, second shortcoming in this theory, nucleus H considered as stationary, but it is only possible when mass of nucleus H infinite, when mass of nucleus H infinite. Third लिखो, third shortcoming लिखो, according to this theory, electron have a circular orbit but actually they have an elliptical orbit. They have an elliptical orbit. Elliptical orbit. Now, for shortcoming, बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल, बट वाई इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। बट भाई इसका आंसर बहुत खुद नहीं दे पाया, ये उसकी शॉर्टकटिंग है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए? इसका आंसर बहुत नहीं दे पाया, तो इसकी शॉर्टकटिंग है। सेकेंड पोस्टुलेट का आंसर बहुत खुद नहीं दे पाया, ये उसकी पोस्टुलेट है, बट क्यों इसका आंसर नहीं? इसको बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं, इसको। इसका आंसर बोर्ड ने खुद ने नहीं दिया, ये उसकी एक शॉर्टकमिंग है। फोर्थ लिखो, this theory was not able to explain the region of quantization
region of quantization of angular momentum, quantization of angular momentum of bracket में लिख लो second postulates. Yes, sir. Right? फिर ये तो स्पेक्ट्रल सीरीज आई थी, इनकी इंटेंसिटी के बारे में इसने कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी उसके बारे में बोर्ड ने कोई एक्सप्लेन नहीं दिया। ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज बन रही है फ्लाइमन की बामर की किसकी इंटेंसिटी कम होगी किसकी ज्यादा होगी किसका स्ट्रक्चर जो फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं उसके बारे में बोर्ड ने कोई भी एक्सप्लेन नहीं। तो लिखो नेक्स्ट, this theory does not give any idea about the relative intensities of spectral lines. Relative intensities of spectral lines. Next, shortcoming. ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है ये अगर इनके ऊपर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिट अप इनटू टू, ये स्प्लिट हो जाती है टू लाइन्स। जब इनको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं तो ये लाइन्स वन लाइन्स टू के अंदर स्प्लिट हो। बट भाई ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर बोर्ड ने नहीं दिया। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होना जेमान इफेक्ट, उसको हम जेमान इफेक्ट बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर स्पेक्ट्रिक लाइन का स्प्लिट अप होना और जेमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने पर स्प्लिट अप होना और स्टॉप स्टॉप। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होना जीमान इफेक्ट कॉल्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होना स्टॉप इफेक्ट। ये नोट करो। स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines, splitting of spectral lines by applying magnetic field could not be explained by Bohr theory. Yes, sir. This effect is known as
This effect is known as Riemann effect. This effect is known as Riemann effect. Riemann effect. Similarly, splitting of spectral lines, by applying electric field, is called Stark effect. Stark effect. Stark effect. Is the shortcoming of it? Now, next topic, excitation potential. Excitation potential. एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को, ये तो न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाना, फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट से थर्ड में, सेकंड से थर्ड में। फर्स्ट ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, सेकंड ऑर्बिट जो होता है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, ये सेकंड एक्साइटेड ऑर्बिट कह दो या स्टेट कह दो। यानी इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, और उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए जितना अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से हायर स्टेट में कैरी करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए, जंप लगाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। This energy is called excitation energy। और इस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देंगे एनर्जी, कैसे देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। तो इलेक्ट्रॉन को जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे एनर्जी सप्लाई करने के लिए, एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो हमें ये जो एनर्जी होती है एक्साइटेशन एनर्जी, वो कंसर्न ऑर्बिट के डिफरेंस के इक्वल होती है En2 - En1। यानी हमें फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में भेजना है, तो थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिफरेंस होगा उसके इक्वल एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को देनी होगी, और वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड में ट्रांजिशन करते हैं। अगर हमें सेकंड से थर्ड में भेजना हो तो सेकंड थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के इक्वल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी होगी, और इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड में ट्रांजिशन करते हैं। ये तो था एक्साइटेशन एनर्जी।
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं अपन, और एक्साइटेशन पोटेंशियल VE EN2 माइनस EN1 और ये एक्साइटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, उसमें इसका डिवाइड कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इससे एक बार डिवाइड कर देंगे तो ये वोल्ट में आ जाए। तो ये एक्साइटेशन पोटेंशियल और ये एक्साइटेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन करना है। हम न्यूक्लियस को नहीं कर रहा हैं, फर्स्ट से थर्ड में गए तो एक्साइटेशन एनर्जी जो होगी थर्ड ऑर्बिट माइनस फोर्थ ऑर्बिट का जो डिफरेंस होगा, हाइड्रोजन एटम में थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 1.51 और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 13.6। रिमेंबर याद होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट माइनस 13.6 and third orbit 1.51, so minus 1.51 minus minus plus 13.6 और ये 12.09 यानी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देने के लिए, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर देगा। और इस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, VE E3 - E1 अपॉन E, तो इसमें E का डिवाइड हो जाएगा 12.09 वोल्ट। अगर हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी और ये एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड के अंदर ट्रांजिशन कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो इसको डिफाइन करो। the energy required for transition of electron from lower orbit to higher orbit, lower orbit to higher orbit is called excitation energy. It's called excitation energy. It's called excitation energy. And potential difference required to provide excitation energy
is called excitation potential. ये फॉर्मूले नोट कर लो। Yes, sir. एनर्जी का फॉर्मूला है आयन म्यूट करो तुम। ये एक्साइटेशन एनर्जी का और ये एक्साइटेशन पोटेंशियल का और ये एग्जांपल नोट कर लो। कर लिया सर। लास्ट टॉपिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर, सॉरी एटम से बाहर निकालना। जैसे ये ऑर्बिट्स है, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को यानी एटम से ही इसको लीव करना, बाहर निकालना, कॉल्ड आयोनाइजेशन। एक्साइटेशन में तो क्या होगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करना, बट आयोनाइजेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एटम से ही बाहर निकालना। तो कहां ले जाएंगे, इसको इंफिनिटी बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे ले जाना यानी एटम से लीव करना, बाहर निकालना। उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और इस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा T infinity माइनस Tn। Tn का मतलब कौन सी ऑर्बिट से अपन इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट से, सेकंड से, थर्ड से, और ये इंफिनिटी में जाना है। इंफिनिटी जीरो होता है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0 माइनस En और माइनस En भी लिख सकते हो। Yes, sir. और इसमें इंफिनिटी माइनस En में E का डिवाइड कर देंगे तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम में सेकंड ऑर्बिट से, या चलो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है। फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है, इंफिनिटी माइनस E1, 0 माइनस 13.6 तो प्लस 13.6 तक पहुंचना। अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से आयोनाइज करना है तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको सप्लाई करनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी सप्लाई करने पर वो फर्स्ट ऑर्बिट से लीव यानी आयोनाइज हो जाएगा, एटम से बाहर आ जाएगा। और अगर हमें इस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपन को अप्लाई करना होगा, E माइनस E1 अपॉन E 13.6 वोल्ट। अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस अपन अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी और एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से बाहर आ जाए, एटम से बाहर आ जाए, कहां चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसको नोट करो,
energy required to knock an electron completely out of the atom, is called ionization energy. Of that energy level. Potential difference required to accelerate the electron for attending the ionization energy is known as ionization potential. अब ये यस सर। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला नोट कर लो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, और ये एग्जांपल नोट कर लो। यस सर। ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। ये नोट हो गया। यस सर। अब ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज में कुछ पॉइंट्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में अपन को पता होना चाहिए, नंबर्स याद होना चाहिए। इसको अपन क्या कहते हैं? जैसे फर्स्ट लेवल है, ये फर्स्ट ऑर्बिट कह सकते हो, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे ही इंफिनिटी। फर्स्ट ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, GROUND, ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड लेवल भी कह सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट को, ये एक तरह से फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड लेवल भी कह सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर न्यूमेरिकल में आ जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऐसे ऊपर चला जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो हमें नॉन जानकारी होनी चाहिए कि ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट किसको कहते हैं, कौन सा ऑर्बिट को।
तो फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट होता है, सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, थर्ड ऑर्बिट सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा, फोर्थ ऑर्बिट थर्ड एक्साइटेड स्टेट होता है। तो न्यूमेरिकल में अगर ये वर्ड्स यूज हो रहे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्बिट के बारे में बात हो। नोट करो इसको, ये नोट डाल के नोट कर लो। ये जो वर्ड्स है ये सब न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। अगर हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में नहीं पता तो हम आते हुए क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर देंगे। कर लिया सर। राइट, उसके बाद ये सब नोट डाल के नोट करते रहो। ये सब ये लाइमन सीरीज है। जब इलेक्ट्रॉन साइकिल से फर्स्ट में आता है इसको फर्स्ट लाइमन बोलते हैं। फर्स्ट लाइमन लाइन, इसको फर्स्ट लाइमन लाइन बोलते हैं। इसको सेकंड लाइमन लाइन, इसको थर्ड लाइमन लाइन। तो न्यूमेरिकल में आएगा सेकंड लाइमन लाइन, फर्स्ट लाइमन लाइन। तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइमन तो अच्छी होती है, सेकंड से फर्स्ट में आएगी तो फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट में आएगी तो सेकंड, फोर्थ से फर्स्ट में आएगी तो थर्ड। ऐसे ही सब में, केवल इसमें नहीं, फर्दर ये फर्स्ट नंबर हो गई, और ये सेकंड नंबर हो गई। फर्स्ट लाइमन किसको बोलते हैं, सेकंड लाइमन किसको, थर्ड किसको, फर्स्ट लाइमन किसको, सेकंड लाइमन किसको, थर्ड लाइमन किसको, फर्स्ट पार्शियल किसको, सेकंड पार्शियल किसको, ये सब नॉन होना चाहिए अपन। कर लिया सर। ऐसे ही इसको लाइमन अल्फा भी कहते हैं, लाइमन बीटा, लाइमन गामा, फिर डेल्टा। ऐसे ही बामर अल्फा, बामर बीटा, बामर गामा, इनका अल्फा बीटा गामा से भी शो करते हैं। फर्स्ट को अल्फा, सेकंड को बीटा, थर्ड को गामा, ये नाम भी देते हैं। कर लिया सर। वेरी गुड। अब इसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में तो फोटोन इमिट होता है, और ये जो फोटोन इमिट होता है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन सेकंड से जब फर्स्ट में आएगा तो फोटोन इमिट होगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो ये फोटोन इमिट होगा, और इनफाइनाइट से फर्स्ट में आएगा तो भी फोटोन इमिट होगा। ये जो फोटोन इमिट होते हैं इनकी एनर्जी, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ सबकी अलग अलग होती है। ये जो फोटोन निकलेगा इसकी एनर्जी इससे अलग होगी, इससे अलग होगी। इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी
दोनों से डिफरेंट होगी, उसकी वेवलेंथ दोनों के डिफरेंट होगी। लेकिन फोटोन की जो फोटोन निकलेगा, इनकी एनर्जी, इनकी वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती। तो किस फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और किस फोटोन की एनर्जी सबसे कम होती है? तो देखिए, ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी में जीरो एनर्जी जीरो होती है और फर्स्ट ऑर्बिट में 13.6 हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ई मैक्सिमम। लाइमन्स रेंज की बात कर रहे हैं, ऐसे समय होगा लाइमन्स रेंज में जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो जो फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी और इस फोटोन की एनर्जी तब जो वो सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो सबसे कम होगी, मिनिमम। सेम यही रूल बामर में भी होगा। ये एनर्जी मिनिमम, ई मिनिमम, और इसमें ई मैक्सिमम। ये सभी में रहेगा, लाइमन बामर सब में ये रूल काम चलेगा। लाइमन में ये इस फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस फोटोन की एनर्जी मिनिमम होगी। बामर में इस फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस फोटोन की एनर्जी मिनिमम। एनर्जी इक्वल h nu और इक्वल h अपॉन लैम्डा। जहां एनर्जी ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो ये जो फोटोन इमिट होगा इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा लाइमन्स रेंज में, और इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होगी, लाइमन। सेम ऐसा ही बामर में इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम और इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम। और वेवलेंथ उल्टा होता है, जहां एनर्जी ज्यादा होती है वहां वेवलेंथ कम होती है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस फोटोन की होगी, लैम्डा मिनिमम, और लार्जेस्ट वेवलेंथ किस फोटोन की। ये जो फोटोन निकलेगा सेकंड से फर्स्ट में तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी लाइमन में, और इंफिनिटी से फर्स्ट में आएगा तो इस फोटोन की वेवलेंथ सबसे कम। ठीक, इसमें भी वही है, बाकी पार्शन ब्रैकेट सब में सेम रूल चलेगा। अभी तुम नोट करो, ये ओनली फॉर न्यूमेरिकल, ये सब अपन को न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ओके सर।